आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। चुनाव से पहले ही वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को कांग्रेस की हार का डर सताने लगा है। उन्होंने माना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अंडरडॉग यानी ऐसी पार्टी है जिसकी हार की आशंका ज्यादा है। चिदम्बरम ने ये बातें चेन्नई में एक जनसभा के दौरान कही। चिदम्बरम ने कहा कि मैं जानता हूं ये बेहद मुश्किल काम है। इस चुनाव में कांग्रेस अंडरडॉग है, मगर कोई ये ना सोचे कि अंडरडॉग जीत नहीं सकता। ये हाथ बेशक कमजोर हो गया हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हाथ मजबूत नहीं हो सकता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने खराब सेहत का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पहले मनीष तिवारी के लुधियाना से चुनाव लड़ने की खबर थी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि वो नवादा से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने फिर कहा कि वो मोदी के लिए एक नहीं 1000 बार कुर्बानी देने को तैयार है। नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि एक कुर्बानी क्या 1000 कुर्बानी नॉमिनेशन कब कीजिएगा और नवादा से हम चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने कुल 98 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इनमें सबसे अहम घोषणा वाराणसी सीट की है, जहां से पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने यूपी की 55, छत्तीसगढ़ की सभी 11, दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की 7, उत्तराखंड की सभी 5, उड़ीसा से 4, पंजाब और बिहार से 2-2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 54 पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से, लखनऊ से राजनाथ सिंह और कानपुर से मुरली मनोहर जोशी को टिकट मिला। बीजेपी नेता लालजी टंडन ने टिकट पर पार्टी के फैसले को सही बताया है। अगर कोई भूमिका बदलती है राजनीति में, कोई किसी का व्यक्तित्व तो नहीं खत्म होता है, तो मुझे अगर पार्टी ने जो फैसला लिया, मैंने पहले भी कहा था यही कि पार्टी जो फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। अरुण जेटली को अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू के बदले मैदान में उतारा गया। वहीं अभिनेत्री किरण खेर को चंडीगढ़ सीट से टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ से अभिनेत्री गुल पनाग को टिकट दिया है। कलराज मिश्र को देवरिया, उमा भारती झांसी से उन्हें टिकट दिया गया है। वे मेनका गांधी पीलीभीत और वरुण गांधी सुल्तानपुर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। यूपी बीजेपी विधायक दल के नेता हुकुम सिंह कैराना सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जबकि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर को एटा से टिकट मिला है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और मुंबई के पूर्व कमिश्नर सतपाल सिंह बागपत से चुनाव लड़ेंगे। केसरीनाथ त्रिपाठी को इलाहाबाद और संतोष गंगवार को बरेली से मैदान में उतारा गया है। वहीं साक्षी महाराज को उन्नाव से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को भदोही से टिकट दिया है, तो गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं सहारनपुर से राघव लखनपाल मैदान में है और संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया। दिल्ली की 7 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश शर्मा, दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने रमेश विधुड़ी को, वहीं पूर्वी दिल्ली से महेश गिरी को मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। पौड़ी से एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को मैदान में उतारा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से और मौजूदा सांसद राजलक्ष्मी टिहरी से चुनाव लड़ेंगी। उधर उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। नैनीताल से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा गया, जबकि अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा को फिर से टिकट दिया गया। हरियाणा की 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। फरीदाबाद से किशन पाल गुर्जर, अंबाला से रतन लाल कटारिया और गुड़गांव से राव इंद्रजीत को मैदान में उतारा गया है। हरियाणा के सोनीपत से पार्टी ने रमेश कौशिक, कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी पर दांव लगाया। रोहतक से ओम प्रकाश, अभिवानी सीट से बीजेपी ने धर्मवीर को उतारा।
बिहार की 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। बगावती तेवर अपनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साइड से टिकट दिया गया है। वहीं महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर पार्टी ने दाव लगाया है। इसके अलावा बीजेपी ने ओडिशा की 4 सीट, सिक्किम की 2, असम, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार की 1-1 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की। लखनऊ की सीट से अभी तक दावेदारी जताने वाले लालजी टंडन के नाम की घोषणा पार्टी ने नहीं की है। लखनऊ की सीट राजनाथ सिंह को दे दी गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लालजी टंडन को पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अगली मीटिंग 19 मार्च को होगी। उसी दिन गुजरात की लिस्ट जारी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि आडवाणी के नाम पर खामोश पार्टी उसी दिन उनके नाम का ऐलान करेगी। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपने नाम का ऐलान किए जाने पर खुशी जाहिर की। मोदी ने ट्वीट किया कि गंगा माता और काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ हम मिशन 272+ में जुट जाएं और देश को मजबूत, जीवंत और समृद्ध बनाएं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी को उन्हें लखनऊ से टिकट देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, मैं पार्टी को मुझे समृद्ध विरासत और अटल जी की कर्मभूमि वाले लखनऊ से चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार बनते ही वाराणसी में उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए और उधर अमृतसर से अरुण जेटली को उम्मीदवार बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की और पटाखे फोड़े। बीजेपी ने राजनाथ सिंह को लखनऊ से उम्मीदवार घोषित किया तो पार्टी में जश्न का दौर शुरू हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश बीजेपी दफ्तर में मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी को उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। जोशी के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंच गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मोदी और जोशी के नारे के साथ ही बीजेपी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई। लालू खेमे से बीजेपी में आए रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट देने पर बिहार बीजेपी में नाराजगी बढ़ गई है। पालीगंज सीट से विधायक उषा विद्यार्थी खफा हैं। बीजेपी विधायक उषा विद्यार्थी का कहना है कि बीजेपी बाहर से आए लोगों को टिकट दे रही है, जबकि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। उषा ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने गाजियाबाद सीट से शाजिया इल्मी को टिकट दिया है। शाजिया कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले शाजिया को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन शाजिया ने इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को छठी लिस्ट जारी की, जिसमें कुल 55 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप में जेल जा चुकी सोनी सोरी को कैंडिडेट बनाया है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। ठाणे लोकसभा सीट से अभिजीत पानसे को टिकट दिया गया, जबकि भिवंडी से सुरेश मात्रे को चुनाव मैदान में उतारा गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर हमला बोला है। उद्धव ने बीजेपी से उनकी नजदीकियों पर कहा कि वो अब नरेंद्र मोदी का मुखौटा ओढ़कर लोकसभा सीट में वोट लेने की जुगत में है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार पूनम महाजन ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पूनम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आवास मातोश्री पहुंची। खबर है कि दोनों के बीच चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी ने पूनम को कांग्रेस के प्रिया दत्त के खिलाफ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। 6 साल पहले फिल्म देशद्रोही से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले अभिनेता कमाल खान अब चुनाव लड़ेंगे। उन्हें समाजवादी पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट से कांग्रेस कैंडिडेट गुरदास कामत और एमएनएस कैंडिडेट महेश मांजरेकर के खिलाफ टिकट दिया है। जेडीयू ने बिहार और झारखंड की 15 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। झारखंड के चतरा से जलेश्वर महतो को टिकट दिया गया। जेडीयू बिहार में 40 में से 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार के सासाराम से जेडीयू ने पूर्व आईएएस केपी रमैया को चुनावी मैदान में उतारा है। रमैया का मुकाबला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से है, जबकि जमुई से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को टिकट दिया गया है। गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। औरंगाबाद से बागी कुमार वर्मा चुनाव लड़ेंगे, जबकि नवादा से जेडीयू ने कौशल यादव पर भरोसा जताया। कौशल यादव का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से होना है। बीजेपी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए फंड रेजिंग डिनर का आयोजन किया है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फंड रेजिंग डिनर की बात निराधार है। हमने इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के बारे में नहीं सोचा है।
बीजेपी भले ही मोदी के साथ करोड़ों के डिनर की बात को खारिज कर रही हो, लेकिन इस मामले में वो फंसती भी दिख रही है। इंडिया न्यूज के पास मोदी के डिनर को लेकर तैयार की गई चिट्ठी की कॉपी है। इसमें साफ तौर पर मोदी के आसपास लगने वाली एक एक थाली का रेट लिखा गया है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मोदी 26 मार्च को अशोका होटल में एक फंड रेजिंग डिनर में शरीक होंगे। इस डिनर में शरीक होने के लिए कथित रूप से कीमत 1 लाख रुपए से लेकर करीब 2.5 करोड़ रुपए के बीच रखी गई है। नागपुर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देश मोदी को चुनाव से पहले ही पीएम मान चुका है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए रामदेव ने कहा कि केजरीवाल जैसे कई बवाल आएंगे, लेकिन मोदी का रास्ता रोक नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी की ही तरह मोदी के खिलाफ भी मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। अपने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन भी अरविंद केजरीवाल ने बेंगलोर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने लोगों से मुलाकात की। रोड शो के बाद केजरीवाल की रैली का कार्यक्रम है। बेंगलौर दौरे पर गए केजरीवाल ने पहले दिन रोड शो किया। केजरीवाल ने डिनर के जरिए पार्टी के लिए फंड भी जुटाया। केजरीवाल के साथ डिनर करने के लिए 20,000 रुपए की प्लेट रखी गई थी। मानहानि के आरोप में कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जुर्माना लगाया। 2012 में केजरीवाल ने वोडाफोन हचिनसन के बीच हुई डील को लेकर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने 24 जुलाई को केजरीवाल सिसोदिया को अमित सिब्बल की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में सम्मन जारी किया था। इन दोनों नेताओं ने कल यानी कि 15 मार्च के दिन के लिए निजी तौर पर पेशी से छूट मांगी थी। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। अरविंद केजरीवाल का मीडिया पर हमला लगातार जारी है। ट्विटर पर केजरीवाल ने मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या मीडिया के पास गुजरात का सच दिखाने का वक्त है या फिर नहीं है। मीडिया पर आरोप के बाद हो रही आलोचनाओं से बेपरवाह अरविंद केजरीवाल ने मोदी के बहाने मीडिया पर हमला बोला। सवाल दागते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या मोदी के पिछले 10 सालों के राज में गुजरात में 60,000 से ज्यादा छोटे उद्योग बंद नहीं हो गए हैं। मीडिया में ये सच दिखाने का साहस है। आगरा में आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बीएसपी का दामन थाम लिया। इनका आरोप है कि केजरीवाल पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ओपिनियन पोल को जोक कहा। राहुल ने कहा कि इस बार भी सत्ता कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस अकेले 200 सीटें जीतेगी और बीजेपी सत्ता से दूर रह जाएगी। पुरानी दिल्ली इलाके में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्ट्रीट वेंडर से मुलाकात की। राहुल ने इनकी समस्याएं सुनी और पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर उनकी राय जानी। स्ट्रीट वेंडर बिल पास होने पर इन लोगों ने राहुल को धन्यवाद भी दिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने कांग्रेस की आखिरी उम्मीद पर पानी फेरते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन से इनकार कर दिया है। टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में ये जानकारी दी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे बीजेपी महासचिव वरुण गांधी अमेठी में अपने चचेरे भाई और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। पारिवारिक रिश्तों का हवाला देते हुए वरुण ने कहा कि जीवन में कोई भी क्षेत्र हो उसमें शिष्टाचार बहुत जरूरी है। विपक्षी प्रत्याशियों के प्रति उनकी सोच नकारात्मक नहीं है और वो राहुल के खिलाफ प्रचार करने अमेठी नहीं जाएंगे। कोलकाता के बीरभूम से बीजेपी कैंडिडेट और अभिनेता जॉय बनर्जी विवादों से घिर गए हैं। प्रचार अभियान पर निकले बनर्जी मतदाताओं के बीच पैसे बांटते नजर आए। कैमरे में बनर्जी लोगों को पैसे देकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। टीएमसी ने इस खबर के सामने आने के बाद से बीजेपी कैंडिडेट जॉय बनर्जी पर हमला बोला हुआ है। आचार संहिता को उल्लंघन बताते हुए टीएमसी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। ओडिशा में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 लोकसभा और 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ओडिशा में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 10 अप्रैल को होना है। लोकसभा चुनाव प्रचार में काले धन के इस्तेमाल प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ओडिशा में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 10 अप्रैल को होना है।
लोकसभा चुनाव प्रचार में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली में इसके लिए आयकर विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। मुंबई से सटे ठाणे में एक 12 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। आग लगने से इमारत के अंदर फंसे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग खिड़कियों से बाहर निकले और 12वीं मंजिल की बालकनी पर उनकी जान फंस गई। 12 मंजिला इमारत की 12वीं मंजिल में सुबह करीब 6 बजे एकाएक आग लगी। करीब 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पाया गया। पटना में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। व्यस्त इलाके में स्थित एक कपड़े की दुकान में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों में भगदड़ मच गई। आग लगने की खबर मिलने के आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग तब तक काफी फैल चुकी थी। उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। कानपुर के वेस्टर्न रोड इलाके में एक रेडीमेड कपड़ों के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी के धौरहरा इलाके में एक घर में आग लगने से 9 साल की एक बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि 5 लोग झुलस गए। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के मृत्युदंड बरकरार रखने वाले फैसले पर रोक लगा दी। मामले के 2 दोषियों ने हाई कोर्ट फैसले को चुनौती दी है। 16 दिसंबर गैंगरेप केस में दोषी पवन गुप्ता और मुकेश ने अपनी याचिका में कहा है कि रोजाना सुनवाई के तहत वो निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रहे और उन्हें अभियोजन पक्ष के मनगढ़ंत और तथ्यों के विपरीत कहानी को स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। दिल्ली में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां शालीमार बाग इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में 5 लोग सवार थे। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में फ्लाईओवर के पास बाइक सवार शख्स को गाड़ी ने टक्कर मार दी। ब्रिजपुरी के रहने वाले बाइक सवार पंकज की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन इलाके में हंगामा कर रहे अफ्रीकी मूल के 5 नागरिकों को हिरासत में लिया। लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बस स्टॉप पर खड़ी लड़की को जबरन गाड़ी में खींच लिया गया। बस स्टॉप पर खड़ी एक दूसरी लड़की से वारदात की जानकारी पाकर हरकत में आई पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को पकड़ लिया। लड़की को बरामद करने के बाद पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ठाणे के भयंदर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ ही पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मारकर एक नाबालिग समेत 4 लड़कियों को छुड़वाया। गाजियाबाद में शराब माफिया के घर छापा मारकर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। इंडिया न्यूज के कैमरे में छापेमारी की लाइव तस्वीरें कैद हुई हैं। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास एक दंपत्ति से लुटेरों ने 6 लाख की ज्वेलरी और मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़ित पति पत्नी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। बीच सड़क पर एक शख्स की भीड़ ने जमकर पिटाई की, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। प्रदर्शन के दौरान एक गुट ने इस शख्स पर हमला बोल दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। किसी तरह पुलिस के बीच बचाव पर लोगों ने इस शख्स को छोड़ा। अमृतसर की सड़कों पर कई संगठनों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। प्रदर्शन की वजह से रास्ता जाम हो गया था। जब इस लड़के ने प्रदर्शनकारियों से अपनी दुकान पर जाने के लिए रास्ता मांगा तो बवाल हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में 2 छात्रों पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। बनर्जी हॉस्टल के दोनों छात्रों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसे वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देख रही है। नोएडा में आबकारी विभाग ने समाजवादी पार्टी के स्पीकर लगी एक कार से 27 पेटी अवैध शराब बरामद की है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में 15 दिनों से आतंक का पर्याय बने आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया। ये तेंदुआ अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। बिहार के औरंगाबाद में पेशी के लिए कोर्ट लाए गए 49 कैदियों में से 7 कैदी हवालात की ग्रिल काटकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 कैदियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 4 का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दिल्ली परिवहन निगम ने सोमवार को होली के चलते दोपहर 2 बजे तक अपनी बस सेवाएं निलंबित रखने का फैसला किया है। डीटीसी की सभी दिल्ली एनसीआर और इंटरस्टेट बस सेवाओं को निलंबित रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद से बसों की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी, लेकिन डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक केवल 1669 बसें ही दोपहर बाद चलाई जाएंगी। डीटीसी बसों के साथ दिल्ली मेट्रो भी होली के दिन दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। 2 बजे तक एयरपोर्ट की सेवाएं भी बंद रखी गई हैं। एसी बसें एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस के तहत चलेंगी।
दिल्ली के लोगों पर भी होली का सुरूर छाने लगा है। यहाँ के महिपालपुर इलाके में होली का एक अलग ही रंग देखने को मिला। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम मची हुई है। यहाँ के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य ठाकुर जी के साथ अबीर, गुलाल और टेसू के रंगों के साथ जमकर होली खेली। हर कोई होली के साथ भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यूपी की राजधानी लखनऊ में होली का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। चौक इलाके में लोग होली के जश्न में सराबोर हुए नजर आए। यूपी के भदोही में एक मोदी समर्थक ने अपनी दुकान पर नमो गुजिया बेचना शुरू कर दिया है। नमो गुजिया की बिक्री भी खूब हो रही है। T20 वर्ल्ड कप आज से बांग्लादेश में शुरू होने वाला है। आज 2 मैच खेले जाने हैं। पहला मैच मेजबान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होगा। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को क्रिकेटर ऑफ द जनरेशन चुना गया। सचिन ने स्पिन लेजेंड शेन वॉर्न और महान ऑलराउंडर जैक कैलिस को पीछे छोड़कर ये अवार्ड जीता। वेबसाइट ESPN क्विक इन्फो ने अपनी स्थापना के 20 साल पूरे होने पर क्रिकेटरों का सम्मान किया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान के लिए 1993 से 2013 के बीच खेलने वाले खिलाड़ी नॉमिनेट किए गए। लापता मलेशियाई विमान से भारत पर हमला हो सकता था। यह आशंका अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री स्टोप चैबॉट ने ट्वीट करके जताई है। उनके मुताबिक भारत पर यह हमला 9/11 की तर्ज पर हो सकता था। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री स्टोप चैबॉट ने इस आशंका के पीछे तकनीकी पहलुओं को गिनवाया। स्टोप के मुताबिक ये हमला ईंधन, रेंज और दिशा से किया जा सकता था। भारत ने मलेशिया के लापता विमान की खोजबीन का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मलेशियाई सरकार के कहने पर फिलहाल काम रोक दिया गया है। भारत अंडमान निकोबार के आसपास विमान की तलाश कर रहा था। मलेशिया के लापता हुए जिस MH370 विमान को ढूंढने का काम पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, उसे हाईजैक होने की आशंका भी जताई गई है। मलेशिया के PM नजीब रजाक ने कहा कि भारत समेत 14 देशों के 43 जहाज और 58 एयरक्राफ्ट लापता विमान को ढूंढने में लगे हैं। लापता विमान की खोज अंडमान में भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि साल के अंत तक अमेरिकी सैनिक देश छोड़ दें। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए अफगानिस्तान की सेना पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के एक अदालत ने ओसामा बिन लादेन के दामाद और अल कायदा प्रवक्ता अबू गैद के खिलाफ मामला रद्द करने की अपील खारिज कर दी है। जज ने कहा कि अमेरिकियों की हत्या की साजिश के मामले में उसे दोषी ठहराने के लिए अदालत के पास पर्याप्त सबूत हैं। और कंगना रनौत की फिल्म क्वीन पहले हफ्ते में गुलाब गैंग पर भारी पड़ी। क्वीन ने जहां 18 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया, वहीं गुलाब गैंग 13 करोड़ की ही कमाई कर पाई।